हम लास्ट क्लास में अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ऐसे बात की थी कि विलयनों के वो गुणधर्म जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। हमने बातें ऐसे की थी, हम इस टॉपिक में 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने जाएंगे। पहला जो हमने पढ़ा था वो था वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, दूसरा कवथनांक में उन्नयन और तीसरा जो गुणधर्म आज हम पढ़ेंगे वो है हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, मतलब कहीं ना कहीं हिमांक में कमी होने वाली है। हम अच्छी तरह समझते हैं ये कमी कब होगी, जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो विलयन का निर्माण होगा, और जो विलयन का निर्माण होगा उस विलयन में कहीं ना कहीं हिमांक में कमी होने वाली है, उसी को बोलते हैं हिमांक में अवनमन। पहली बात यही उठती है यहाँ पे, हिमांक क्या होता है इसको समझने के लिए, जैसे मान लो ये कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ये जो H2O है पानी वो लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है। ऐसे मान लूं मैं ये इस समय रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है और इस समय इसकी जो अवस्था है वो द्रव अवस्था है। मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करता जाता हूं, मान लो 25 से 20 किया, 20 से 15 किया, 15 से 10 और मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये द्रव अवस्था में ही है। बट 5 से नीचे जैसे करूंगा, मान लो मैंने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये द्रव अवस्था में ही है। अगर मान लो मैं ताप को और कम करता हूं और ताप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हुआ, अब ये जो पानी है 0 से मैं जैसे ही कम करूंगा, मान लो मैंने कर दिया -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो पानी होगा वो अब पानी मतलब द्रव अवस्था में नहीं रहेगा, अब ये ठोस अवस्था में बदल जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ठोस अवस्था में है, यानी बर्फ बन चुका है। बट ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो द्रव था वो ठोस में बदलना शुरू कर दिया था। ऐसे बोल सकता हूं मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो पात्र था इसमें जो पानी था वो ना कंप्लीटली द्रव अवस्था में था ना वो कंप्लीटली ठोस अवस्था में था, दोनों अवस्थाएं एक साथ प्रेजेंट थी, द्रव अवस्था भी और ठोस अवस्था भी। इस बात को समझने के लिए मैं ऐसे करता हूं, मान लो हमने क्या किया, एक गिलास है जिसमें पानी भरा हुआ है, हम उसमें थोड़ा सा बर्फ मिलाते हैं और उसको हिलाते हैं, जो सॉल्यूशन का फॉर्म होगा उसमें पानी भी होगी और बर्फ भी होगी। वो जो अवस्था होती है वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इससे नीचे ये पानी ठोस अवस्था में मिलेगा H2O, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ये H2O द्रव अवस्था में मिलेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों अवस्थाएं साथ साथ रहेंगी, अस्तित्व में रहेंगी। यही जो ताप होता है वो कहलाता है हिमांक। तो अगर मान लो कोई हिमांक की परिभाषा पूछे तो हम ऐसा बोलेंगे, वह ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ करता है। पहली जो डेफिनेशन अपने सामने आ रही है वो यही आ रही है, वह ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ करता है। ये लिक्विड स्टेट में था, हम टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके बाद में ये सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देगा। वो जो ताप होता है वह कहलाता है हिमांक। तो पहली डेफिनेशन हमने ऐसे बोली है, वह ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ करता है, ठोस अवस्था में बदलना शुरू करता है, वो कहलाता है हिमांक। ये वाली जो डेफिनेशन है वो मेरे काम की नहीं है, मैं देखना क्या बात बोल रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं। अब जो डेफिनेशन, ये पानी था, जाहिर सी बात है कोई भी पदार्थ किसी भी अवस्था में हो उससे कोई ना कोई वाष्प होती है, वो संबंधित होती है, पदार्थ से वाष्प संबंधित होती है और उससे जो दाब पैदा होता है उसे हम वाष्प दाब बोलते हैं।
ये पानी है, ये इसमें रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, कमरे के ताप पे रखा हुआ है। हम तापमान कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वाष्प भी कम होती जा रही है। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो जो मॉलिक्यूल है उनकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी। अगर एनर्जी कम होगी तो वाष्प भी कम होगी। हम जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं और वैसे वैसे इस द्रव से संबंधित जो वाष्प है वो कम होती जा रही है। मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इस समय इस द्रव से संबंधित जो वाष्प होगी वो बहुत कम होगी। दैट मींस वाष्प दाब भी कम होगा। अगर मान लो मैं टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो ये अब द्रव अवस्था में भी प्रेजेंट है, साथ में ये ठोस अवस्था में भी प्रेजेंट है। मैं से बोल सकता हूं इस ताप पे कोई भी पदार्थ होती है उसकी द्रव अवस्था तथा ठोस अवस्था दोनों सामने में उपस्थित रहती हैं, उसी को हम बोलते हैं हिमांक। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये द्रव अवस्था में भी प्रेजेंट है, साथ में ठोस अवस्था में भी प्रेजेंट है, दोनों अवस्थाएं सामने में उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पानी होगा, साथ में ये बर्फ में बदलना शुरू कर देगा। इसका मतलब यहां पर अब जो इससे संबंधित वाष्प होगी वो बहुत कम होगी। मैं से बोल सकता हूं इस जो H2O है इसको मैं ना कंप्लीटली द्रव अवस्था में बोल रहा हूं, ना कंप्लीटली ठोस अवस्था में बोल रहा हूं। दोनों अवस्थाएं एक साथ प्रेजेंट है या सामने में उपस्थित है। अगर मैं इस चीज को टेक्निकली बोलना चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं वह ताप जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब। क्यों बोला मैंने, द्रव अवस्था में भी तो जो लिक्विड है वो द्रव अवस्था में भी प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है उससे जो वेपर होंगी वो रिलेट होंगी, वाष्प संबंधित होंगी और एक दाब उत्पन्न होगा जिससे हम वाष्प दाब बोलेंगे। साथ में ठोस अवस्था में भी प्रेजेंट है, उससे भी वाष्प संबंधित होंगी। जो पानी है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो ट्रीट लिक्विड की तरह भी ट्रीट कर रहा है और सॉलिड की तरह भी ट्रीट कर रहा है। मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है बट उसकी जो एनर्जी है वो बहुत कम है, जाहिर सी बात है उससे संबंधित जो वाष्प होगी वो भी बहुत कम होगी, यानी वाष्प दाब भी बहुत कम होने वाला है। तो जो अगली डेफिनेशन आ रही है जो अपने काम की होती है वो यही आ रही है, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था एवं द्रव अवस्था का वाष्प दाब बराबर बन जाता है। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था एवं द्रव अवस्था का वाष्प दाब बराबर बन जाता है। एक बात जो समझने की है, मैं ऐसे बोल रहा हूं कोई भी पदार्थ होगा उससे हमेशा वाष्प संबंधित होती है। जो वाष्प संबंधित होती है इसका मतलब उससे हमेशा वाष्प दाब संबंधित होता है। तो हिमांक किसे बोल रहा हूं, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था एवं द्रव अवस्था का वाष्प दाब बराबर बन जाता है वो कहलाता है हिमांक। अब हिमांक में अवनमन मतलब कमी मिलने वाली है। कमी मिलने वाली है कब, जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं जब किसी शुद्ध विलायक में अगर हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब घट जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। हिमांक में अवनमन हिमांक भी घटेगा। वो हिमांक क्यों घटेगा उसका कारण अभी हम समझेंगे, पर समझना यहाँ पे जो हिमांक है वो भी घटने वाला है। जो अगली बात इससे बोल रहा हूं मैं, जब किसी शुद्ध विलायक में
विलय मिलाया जाता है तो बने विलयन का हिमांक, इसको बोल रहा हूं मैं टी एफ, टी फॉर टेम्परेचर, एफ फॉर फ्रीजिंग। तो बने विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में शुद्ध विलायक के हिमांक, इसको बोल रहा हूं मैं टी एफ नोट, की तुलना में कम हो जाता है। जिसे हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ कहते हैं। हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जो हिमांक में अवनमन है, जिसको मैं डेल्टा टी एफ बोल रहा हूं, वो क्या हो गया, टी एफ नोट माइनस पी एफ। टी एफ क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक, और टी एफ नोट है वो शुद्ध विलायक का हिमांक है, और टी एफ है वो क्या है, विलयन का हिमांक। वो कम क्यों हुआ, उसका कारण अब हम ये करेंगे। इसका जो कारण होता है वो ये होता है, जैसे मान लो ये शुद्ध विलायक है, इस पात्र में मान लो पानी भरा हुआ है। इस पानी को जब मैं, अगर मान लो पानी मतलब H2O वाटर भरा हुआ है, इसको अगर मैं सॉलिड फॉर्म में बदलना चाहूं, इस लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में बदलना चाहूं, तो मान लो ये फिलहाल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम मानते हैं। मान लो इसका जो टेम्परेचर है इसको मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो ये जो पानी है वो किस में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। मैं जैसे इसमें अवाष्पशील विलय, जैसे मान लो NaCl मिला दिया, अगर मान लो मैं NaCl मिलाता हूं तो देखना क्या हुआ, पहले यहाँ पे जो जल के अणु थे उनमें कोई ना, अगर मान लो जाहिर सी बात है पहले द्रव अवस्था में होगा तो पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल थोड़ा सा कमजोर होता है, बट जैसे ही इसको मैंने ठोस अवस्था में बदला, इनकी जो एनर्जी होती है वो कम होती जाती है, जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल है वो पास आ जाते हैं। अगर पार्टिकल पास आ जाते हैं, ऐसे बोल सकता हूं मैं, इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। जिससे मान लो मैंने NaCl ऐड किया, क्या हो गया, इस विलायक के कणों के बीच में, इस शुद्ध विलायक के कणों के मध्य कौन आ गया, अवाष्पशील विलय के कण आ गए। मान लो जैसे जल के अणु है, इनके बीच में जो NaCl के अणु है वो एंटर कर गए। अगर NaCl के अणु एंटर कर गए तो मान लो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों जो मॉलिक्यूल थे पास पास आ रहे थे, बिल्कुल मतलब इतना पास आ गए थे कि जो अवस्था थी वो कौन सी अवस्था हो गई थी, ठोस अवस्था हो गई थी। अगर मान लो इस समय मुझे इन विलायक के कणों को, अगर मान लो विलयन को ठोस अवस्था में बदलना है तो इन कणों को पास पास आना पड़ेगा ना। अगर पास पास आना पड़ेगा तो अब उनके बीच में NaCl के कण आ गए। अगर NaCl के कण आ गए तो इनको पास पास लाने के लिए मुझे और अधिक ठंडा करना पड़ेगा, और अधिक ठंडा करना पड़ेगा, मतलब और अधिक ठंडा करना पड़ेगा। तो हिमांक घट गया ना। हिमांक का मतलब क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलना शुरू करता है, और ये ठोस में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बदल रहा था, बट अब मान लो मुझे इसको -5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर है उसको -5 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके ये जो विलयन है वो ठोस अवस्था में बदलने वाला है। उसका सीधा सा रीजन यही होता है कि शुद्ध विलायक के कणों के मध्य अवाष्पशील विलय के कण आ जाते हैं,
जिससे विलियन को ठोस अवस्था में बदलने के लिए और अधिक ठंडा करना पड़ता है। कारण मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, मैं से बोल रहा हूं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलायक के कणों के मध्य अवाष्पशील विलय के कण आ जाते हैं, जिससे विलयन को ठोस अवस्था में बदलने के लिए और अधिक ठंडा करना पड़ता है। तो इसका कारण आ गया, यानी जब हम अगर मान लो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलायक के कणों के मध्य अवाष्पशील विलय के कण आ जाते हैं और विलयन को अगर ठोस अवस्था में बदलना है तो हमें विलयन को और अधिक ठंडा करना पड़ता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, इस चैप्टर में हम अच्छी तरह पहले हमने ऐसे सीखा था, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो जो विलयन का जो वाष्प दाब हो जाता है वो कम हो जाता है। मान लो जो y एक्सिस है इस पे मैं वाष्प दाब ले रहा हूं, जो x एक्सिस है इस पे मैंने तापमान लिया है। मैं जानता हूं अगर मान लो मैं कोई भी शुद्ध विलायक है या विलयन है, अगर मान लो उसका मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वाष्प दाब बढ़ेगा, अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो वाष्प दाब कम होता जाता है। मान लो कोई भी शुद्ध विलायक है, अगर मैं टेम्परेचर को कम कर रहा हूं, टेम्परेचर को मैं कम कर रहा हूं तो उसका जो वाष्प दाब होता है वो घटता जा रहा है। ये कोई शुद्ध विलायक है, अगर मान लो मैंने उसका टेम्परेचर कम किया तो वाष्प दाब कम होता जा रहा है और कम होता होता इसका वाष्प दाब इतना हो गया, किसी भी लिक्विड को अगर मैं ठंडा कर रहा हूं, किसी भी द्रव को अगर मैं ठंडा कर रहा हूं, ये उसका तापमान कम कर रहा हूं तो वाष्प दाब में कमी आ रही है और मान लो इसका वाष्प दाब कम होता जाता जाता इतना कम हो गया कि इसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के बराबर हो गया, तो वही तो अपना तापमान कहलाता है। और हम क्या देखते हैं, जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है जो द्रव अवस्था में है, अगर उसका ताप हम कम करेंगे तो वाष्प दाब में कमी होगी। ये वाला जो ग्राफ है वो लिक्विड स्टेट के लिए है और जब इसका जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो ठोस अवस्था के बराबर हो गया तो हमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ऐसे बैंड मिलता है। ये जो बैंड होता है ये कौन सी स्टेट के लिए, लिक्विड स्टेट के लिए, और इसके बाद में कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। और ये जो बैंड होता है वो टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर है, वो ये जो टेम्परेचर है वो वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, सॉलिड के बराबर हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक, TF नोट। अगर मान लो इस शुद्ध विलायक में, ये किसके लिए है, विलायक के लिए, इस शुद्ध विलायक में मैं जैसे ही विलय को ऐड करूंगा किसका निर्माण हो जाएगा, और विलयन का निर्माण हो जाएगा और विलयन का निर्माण कम हो जाएगा। अगर मान लो विलयन, और विलयन को जैसे ही मैं ठंडा करता हूं या उसका तापमान कम करता हूं
तो जाहिर सी बात है उसके वाष्प दाब में कमी होने वाली है। वाष्प दाब में कमी हो रही है और विलयन के लिए जो लाइन है वो यहां टच कर रही है। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, विलयन का हिमांक। तो विलयन का हिमांक है वो कम मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे डेल्टा टी एफ। और जाहिर सी बात है वाष्प दाब में, जैसे मान लो अगर वाष्प दाब में इतनी कमी होती है तो ये लाइन यहां कहीं काटती, तो ये हिमांक आता और हिमांक में अवनमन ज्यादा प्राप्त होता। अगर मान लो वाष्प दाब में थोड़ी कमी होती तो ये लाइन, जैसे मान लो वाष्प दाब में थोड़ी कमी होती तो ये लाइन यही काटती। अगर यही काटती तो विलयन का हिमांक इसके संगत इस तापमान पे आता। अगर इस तापमान पे आता तो हिमांक में जो अवनमन है वो भी कम ही प्राप्त होता। इसका मतलब हम ग्राफ से एक बात अच्छी तरह सीख रहे हैं। वो क्या सीख रहे हैं, जो वाष्प दाब में जो अवनमन है वो कहीं ना कहीं हिमांक में अवनमन के भी समानुपाती होता है। और ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है, विलयन के लिए। तो ग्राफ से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं डेल्टा पी। जो डेल्टा पी मतलब वाष्प दाब में अवनमन, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा टी एफ के हिमांक में अवनमन के। और डेल्टा पी वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, राउल्स के नियम के हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विलय की मोल भिन्न के। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, जो डेल्टा पी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अक्ष बी, और अक्ष बी क्या है, विलय की मोल भिन्न। ये जो अक्ष बी है वो क्या है, विलय की मोल भिन्न। ये कहां से है यार, अगर तुमने चैप्टर को पहले से पढ़ रखा होगा तो तुम्हें पता है, जो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, वो बराबर होती है किसकी, और विलय की मोल भिन्न के। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जो वाष्प दाब में अवनमन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, अक्ष बी के विलय की मोल भिन्न के। ये दोनों रिलेशन है, उनसे क्या पता चल रहा है, तो डेल्टा, सो मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल होता है अक्ष बी के। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा कोई ना कोई स्थिरांक आएगा ना, डेल्टा टी एफ बराबर क्या है, के इंटू अक्ष बी। और अक्ष बी क्या है, विलय की मोल भिन्न। मोल भिन्न क्या होता है, खुद के मोल अपॉन विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल, यानी किसी भी घटक की मोल भिन्न की बात करूं तो उस घटक के मोल अपॉन विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का योग Na प्लस Nb। तो यहां से बोल सकता हूं डेल्टा टी एफ इक्वल के इंटू Nb अपॉन Na प्लस Nb। और हम जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तनु विलयन। मैं ऐसे बोल सकता हूं तनु विलयनों हेतु जो अणुसंकेत उद्धरण होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी होते हैं, तनु विलयनों के। तो तनु विलयनों के लिए क्या होता है, Nb यानी विलय के मोल ये बहुत कम होते हैं किसकी तुलना में, और विलायक के मोलों की तुलना में। तो यहां से क्या बोल सकता हूं, अगर मान लो Nb है वो बहुत कम है किसकी तुलना में, Na की तुलना में। तो मैं क्या बोल सकता हूं, Na प्लस Nb दोनों का जो योग होने वाला है उसको लगभग क्या बोल दूं मैं, Na। थोड़ा सा जो ग्राफ है इसको मिटा देता हूं मैं। तो यहां से क्या आ गया, डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एन बी अपॉन एन ए। और ये एन किसको बताता है, मोल को। और मोल क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट, भार बटा अनुभार। तो यहां से डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एन बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एन ए
WA/MA। इस रिलेशन में मैं लिख रहा हूं डेल्टा TF बराबर K इंटू MA WB/MB इंटू WA। ये K स्थिरांक था और MA क्या है, विलय का अनुभार। दोनों के गुणनफल को एक मैं नया स्थिरांक दे रहा हूं जिसको बोल रहा हूं KF। तो यहां से आ गया क्या, डेल्टा TF बराबर जो K है, यहां से आ गया डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB/MB इंटू WA। ये जो KF होता है, KF इसको बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। ये WB क्या है, वेट। B किसको रिप्रेजेंट करता है, विलेय को, विलेय का भार। और MB क्या है, और विलेय का अनुभार। तो भार बट्टा अनुभार क्या होता है, मोल, यानी विलेय के मोल अपॉन WA क्या है, विलेय का द्रव्यमान। याद करो जब हम सांद्रता पद पढ़ रहे थे तो वहां पे एक सांद्रता पद क्या आया था, मोलनता। मोलनता क्या होती है, विलेय के मोल अपॉन विलेय का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में। तो यही तो है, ये क्या है, विलेय के मोल अपॉन ये क्या है, विलेय का द्रव्यमान। तो ये क्या हो गया, मोलनता। तो यहां से क्या बोल चुका हूं, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। और M क्या है, मोलेलिटी। M क्या है, मोलनता है। इसका मतलब हिमांक में जो अवनमन है वो मोलनता, और मोलनता क्या होती है, वो विलेय के मोल अपॉन विलेय का द्रव्यमान। यानी ये जो गुण है वो विलेय के मोल पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये विलेय के मोल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब विलेय के मोल मतलब संख्या, यानी विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, हिमांक में अवनमन मोलनता पर निर्भर करता है। अतः यह भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ये जो KF है इसको क्या बोला हमने, मोलर उन्नीन स्थिरांक। अगर मान लो इसके यूनिट की बात करें तो यहां से क्या बोल सकता हूं, K बराबर डेल्टा TF अपॉन M। डेल्टा TF मतलब हिमांक में अवनमन, केल्विन। और मोलनता क्या होती है, विलेय के मोल अपॉन विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो किलोग्राम का चला गया ऊपर, तो इसकी यूनिट हो गई, वो क्या आ गई, केल्विन। अगर मान लो मोल ऊपर लेके जाऊं तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो इसकी जो यूनिट हो गई, इसकी जो यूनिट है इकाई, वो क्या होगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये जो तीसरी प्रॉपर्टी थी वो भी कंप्लीट हो गई। इसकी एक दो बात है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।